करना चाहूंगा। इजाजत है। पहली तारीख में यह कहा गया कि दामिनी पागल है, उसे पागल खाने भेज दिया, जहां उसे पागल बनाने की पूरी कोशिश की गई। अभी क्या सुना आपने? जी हाँ, ठीक इसी प्रकार से पेशिव वॉइस को समझा जा सकता है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तारीख किसके द्वारा दिया जाता है? जज के द्वारा। ठीक इसी प्रकार से एक्टिव से पेशिव वॉइस जब बनता है तो कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है। अब देखिए आगे का ये वीडियो लेक्चर। आज के क्लास में हम वॉइस पढ़ने वाले हैं। इसके पहले आप वॉइस के बारे में कई बार पढ़े होंगे और कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो इसका नाम तक न जानते होंगे, क्योंकि यहाँ हर प्रकार के स्टूडेंट बैठे हुए हैं। और कई स्टूडेंट तो ऐसे होंगे इसको कई बार पढ़ भी लिए होंगे, लेकिन ये जो क्लास है अब तक जो पढ़े होंगे उससे और बेहतर होगा। अब क्या बेहतर होगा, आप जब देखेंगे, जब पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर वॉइस की बात करेंगे, वॉइस की बात करें तो यहां पे एक बात जरूर आएगी आपके दिमाग में कि वॉइस होता क्या है। इसको समझने के लिए सबसे पहला चीज क्या है कि हमें इसका हिंदी समझ में आना चाहिए। जैसे कि मैं कहता हूं राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है कि स्कूल यहां पहले आ गया, जहां जा रहा है वो पहले आ गया। और यही होता है वाच। हिंदी में समझिए पहले, अगर कर्ता प्रधान हो तो कर्मवाच्य होता है, और यदि कर्म प्रधान हो तो वह कर्मवाच्य होगा। करने वाला यानी शुरू में हो तो कर्मवाच्य होगा, क्योंकि हिंदी में वाच्य दो होंगे, एक कर्मवाच्य और एक कर्तावाच्य और एक कर्मवाच्य। ठीक है, तो इसमें कौन सा वाच्य है? कर्तावाच्य है। इसमें करने वाला है और इसमें कर्म पहले है, जो कर रहा है वो शुरू में आ गया है। जहां जा रहा है, कहां जा रहा है? स्कूल, तो इसमें शुरू में आ गया। ये क्या है? कर्मवाच्य। इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी दो प्रकार के वाच्य होते हैं, और उन दोनों वाच्यों का नाम है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं? अब इंग्लिश से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। क्या आप कभी सोचे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की जरूरत क्यों होगी? क्यों इसकी आवश्यकता है? क्या इससे काम नहीं चल सकता? तो इसको लाया गया, उससे काम चल रहा था, भरपूर चल रहा था, लेकिन अगर उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है उसको अगर कोई दूसरा बताएगा तो वही तो बोलेगा कि वह उसके द्वारा यह काम किया जा रहा है, या वह इस काम को कर रहा होगा। तो काम किसके द्वारा? उसके द्वारा हो रहा है, वहां पे द्वारा बताया जा रहा है। और एक्टिव और पैसिव वॉइस का जबरदस्त एग्जाम्पल आप नरेशंस में पढ़ लेंगे और भी बेहतरीन, कि वहां पे कोई डायरेक्ट बोल रहा है और कोई उसको इनडायरेक्ट रूप से कहेगा। ठीक है, जैसे मैं स्कूल जाता हूं और वहां पे उसी बात को हम किसी दूसरे को बताएंगे तो उसके बारे में क्या बताएंगे? उसने कहा वह स्कूल जाता है। इसी प्रकार से एक्टिव और पैसिव वॉइस होता हूं, एक्टिव, ठीक, और यहाँ पे लिख देता हूं पैसिव। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कोई भी फॉर्म होगा, ठीक है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जब इसका पैसिव बनता है तो ऑब्जेक्ट को पहले और सब्जेक्ट को बाद में, ठीक है, और सब्जेक्ट के जस्ट पहले बाय लगा देना है, और उसके थोड़ा जस्ट पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है, और उसके पहले क्या लगा देना है? आपका हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, और शुरू में हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है,
करना क्या है आपको, कोई भी टेंस होगा उसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा ये निश्चित है। अब करना क्या है, सब्जेक्ट की जगह में ऑब्जेक्ट कर देना है और ऑब्जेक्ट की जगह में सब्जेक्ट कर देना है। सब्जेक्ट के पहले बाय और उसके पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब और सबसे पहले क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, अब आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा है कि आखिरकार जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो बीते हुए बात जो काम हो चुका है उसको व्यक्त करता है। टेंस हम पढ़े हैं ना, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ लगता है, परफेक्ट वाले, यानी वो काम हो चुका है, इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, ये एकदम सरल सा तरीका है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का। अब अलग अलग सेंटेंसों में अलग अलग टेंसों में अलग अलग प्रकार के हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह में जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह में जाएगा, वर्ब का कोई भी फॉर्म होगा यहाँ पे थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के जस्ट पहले बाय लिखा जाएगा और उसके जस्ट पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद उसके पहले हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब क्या कहेंगे आप कि सर इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है? होता है ना, अब ये इंडिफिनिट वाले में नहीं होता है लेकिन बाकी सेंटेंसों में होता है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब होता है और यहाँ पे क्या होता है, मेन वर्ब होता है। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है ना, हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक इसी प्रकार से तो जो मेन वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब जो रहता है वो भी थोड़ा चेंज होता है। अब कैसे चेंज होता है आगे देखते हैं। आगे क्या पढ़ना है ध्यान से समझिएगा। अब आपको हम एक बहुत ही अच्छा चीज बताने वाले हैं और वो क्या चीज है कि वॉइस के बेसिक चीज के बारे में पढ़ा है और उससे भी कुछ और चीजें हैं जो बेसिक में आपको और बताने वाले हैं। तो वॉइस जो होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। ठीक, वॉइस के सबसे बड़ी पहचान है कि कर्ता कोई और है और बखान कोई करता है, यानी अगर वो पैसिव वॉइस है तो उसमें बखान किसी दूसरे के द्वारा किया गया होगा। और एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में जो काम करता है उसी की बात होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है किसी के द्वारा बखान किया गया होता है। एक चीज और बताने वाले हैं, पढ़ते 12 बनते हैं 8। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्टिव वॉइस होता है टेंस में कितने होते हैं 12, टेंस की 12 टाइप होते हैं, लेकिन हम उनमें से सिर्फ 8 ही पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। बनाएंगे तो बना सकते हैं लेकिन ग्रामर की दृष्टि से सही नहीं है। ठीक, क्या और किसको, यहाँ पे जो दो शब्द लिखे हुए हैं इसको देख के आपको क्या समझ में आता है? इसका मतलब यही है कि ऐसे ही कोई एक्टिव वॉइस जिसमें उसको पढ़ने पर उसका जवाब क्या कहने पर जब उत्तर मिल रहा है तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा, किसको कहने पर उत्तर मिल रहा है तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा। जैसे राम गाना गाता है तो राम क्या करता है, गाना गाता है, और उसका उत्तर मिल रहा है गाना तो गाता। तो गाना गा रहा है मतलब गाना वो क्या है, उसका जब पैसिव वॉइस बनता है उसका क्या कहलाता है, सब्जेक्ट का काम करता है। अभी तो टेंस का है, इससे आप क्या समझे? इसका मतलब ये है कि जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है उसमें से अभी हम सिर्फ टेंस से एक्टिव का पैसिव वॉइस बना रहे हैं। आने वाले क्लास में हम मॉडल से बनाएंगे, प्रीवियस सेंटेंस से बनाएंगे और कई तरह तरह के सेंटेंस होते हैं जिनमें हम उनका पैसिव वॉइस बनाएंगे। पर एक बड़ी समस्या है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस जब बनता है तो उसमें कुछ चीजों को अपने दिमाग में रखना पड़ता है, नहीं तो आप गलती कर सकते हो।
जैसे सबसे बड़ी बात ये होती है कि सब्जेक्ट को दिमाग में रखना। जैसे कि अगर हमारे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या है, आई, तो जब उसका पैसिव वॉइस बनेगा तो उसका मी हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि अगर एक्टिव वॉइस में मी दिया हुआ है तो पैसिव में उसका आई बन जाता है। ठीक है, जैसे कहेंगे कैसे होता है, जैसे उसने मुझे गाली दिया, ठीक है, तो उसने गाली कौन दिया, उसने, अब दिया किसको, मेरे को, तो लास्ट में मी आएगा ना, मुझे दिया है। लेकिन जब इसको जब चेंज करेंगे ना तो उसको जब शुरू में लिखेंगे, जब पैसिव बनाएंगे तो मी का आई बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इनका भी होता है। यू है तो यू होगा, तो कोई यू में कोई चेंज नहीं होता है, यू का यू ही रहेगा। वी का अस हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट है तो इट ही होगा, दे का देम हो जाएगा, और नेम है तो नेम ही रहेगा। तब नाम किसी का, अगर नाम है तो नाम ही रहेगा। ये तो हो गई सब्जेक्ट संबंधित बात। पर जब आप सिंपल सेंटेंस वाला पढ़ेंगे, जो सिंपल टेंस होता है, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट वाला, सिंपल पास्ट वाला और सिंपल फ्यूचर वाला, तो इनमें इनके अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब तो दिखाई नहीं देगा, सिर्फ फ्यूचर वाले में दिखता है, वो भी विल वाला। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे ही इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनता है तो हेल्पिंग वर्ब प्रकट हो जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इस बात को ध्यान देना है कि एक्टिव वॉइस में अगर डू या डज है, डू या डज है, तो उनके जगह में जब पैसिव वॉइस बनेगा तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो वहां पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज, एम, आर। अगर वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है, अगर वो अफर्मेटिव में तब भी आएगा यही चीज, लेकिन जहां डिड नहीं दिख रहा है तब भी यही चीज आएगा, और डिड है तो आएगा ही आएगा। अब देखो, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वहां पे सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब होता है, वो डिड। लेकिन जब इसका पैसिव बनता है तो दो आ जाएगी, वाज या वर। अब इनका प्रयोग होता है, बता रहे हैं अभी, विल किसमें होता है, फ्यूचर वाले में, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो जब इसका पैसिव बनता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, विल। अब इज, एम, आर का थोड़ा संक्षिप्त में इसका प्रयोग समझ लीजिए। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी करने वाला, जब जो अब देखो जब पैसिव वॉइस बनेगा ना तो इसको जब एक्टिव वाला जो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, अगर एक्टिव वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वही तो सब्जेक्ट बनता है ना, तो एक्टिव वाला जो ऑब्जेक्ट होगा अगर वो प्लूरल है तो आर लगेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट क्या है, आई है, तो जब उसका हम क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे, और पैसिव बनने के बाद जब वहां पे आई आएगा तो आई के साथ एम लगेगा। ठीक है, और यदि सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो उसके साथ इज लगेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है कहने का मतलब क्या होगा कि जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वही तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा, और अगर वो वहां पे जाकर के सिंगुलर का बोध कराता है तो इज लगेगा, प्लूरल का बोध कराता है तो आर लगेगा, और यदि आई आ जाता है तो एम लगेगा। ठीक, फिर बात करते हैं वाज और वर की। अगर किसी एक्टिव वॉइस का जब पैसिव वॉइस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और उसका जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो क्या बनेगा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करेगा, और अगर वो सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल हो तो वर लगेगा, और सिंगुलर हो तो वाज लगेगा। ठीक, लेकिन फ्यूचर का जब पैसिव वॉइस बनता है तो सभी के साथ विल भी लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। ठीक है, आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।